अपने सालों पहले खोए हुए सगे बेटे को खुश करने के लिए मेरे अमीर गोद लेने वाले माता पिता ने सिर्फ इसलिए मुझसे गोद लेने का रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मैं एक रात घर से बाहर रहा था। यहाँ तक कि मेरी सीईओ मंगेतर, जिससे मैंने काला सालों तक प्यार किया, उसे भी मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मुझे तेज बुखार और तैरना न आने के बावजूद स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पानी में ही छोड़ दिया। लेकिन जब मैं आखिरकार हार मानकर सब छोड़ दूंगा, तब ये सब पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। अभी सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक बारिश में खड़ा रखा, कोई रास्ता ना देखकर। मुझे फिलहाल समझौता करना ही पड़ा। मैंने विला की तरफ चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूं, मैं वो सीट लियाम को दे दूंगा। कसकर बंद दरवाजा आखिरकार धीरे से खुला। मेरी मंगेतर क्लो ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसका लहजा बेहद ठंडा था। अगर तुम पहले ही बात मान लेते तो ये सब होता ही नहीं। छाता हाथ में लिए वह मुझे अंदर ले आई। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी अमूमन बेपरवाह रहने वाली आंखों में साफ तौर पर संतुष्टि की झलक थी। उसने मुझे एक गिलास गर्म पानी दिया। मेरे रहते हुए तुम्हारे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लियाम अलग है। उसने पहाड़ों में इतने साल बर्बाद किए हैं। उसकी नींव कमजोर है और वह पीछे छूट रहा है। यह बहुत कम होता है कि वह खुद को सुधारना चाहता हो। इस बार बस उसकी मदद कर दो। क्लो की आवाज भले ही शांत लग रही थी, लेकिन उसमें एक शक्ति थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं झुक ही जाऊंगा। अपनी जिंदगी के प्यार को इतने करीब देखकर मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे दिल की ठंडक बाहर हो रही बारिश से भी ज्यादा चुभने वाली थी। यही वह औरत है जिससे मैंने 10 सालों तक बेपनाह मोहब्बत की, मेरी मंगेतर। आज जाकर मेरी आंखें खुली हैं। वह स्वभाव से सख्त नहीं है, बस उसकी शक्ति पूरी तरह से सिर्फ मेरे लिए ही बची रखी थी। मुझे अपना बचपन याद नहीं। जहां तक मुझे याद है, मैं एक अनाथालय में पला बढ़ा। 10 साल की उम्र में मुझे फोस्टर परिवार ने गोद ले लिया। उस समय उन्होंने अपने सगे बेटे को खोया ही था। पूरा परिवार मातम में था। मुझे गोद लेने के बाद भी घर में हमेशा उदासी छाई रहती थी। मेरे पालक माता पिता सख्त थे, हमेशा मेरी तुलना लियाम से करते थे, इस उम्मीद में कि मैं एक आदर्श रईस वारिस बनूं। वे दिन मेरे लिए बेहद भयानक थे। दिन भर अनगिनत क्लासेस और तरह तरह की एक्टिविटीज, और साथ में ढेरों डांट फटकार। और क्लो उन घुटन भरे सालों में इकलौती रोशनी थी। वह एक अलग ही शांत मिजाज की थी और कम बोलती थी, लेकिन हर चीज बहुत अच्छे से संभालती थी। वह भीड़ में सबसे चमकती हुई राजकुमारी जैसी थी। मैं खुद को उसकी तरफ खींचने से रोक नहीं पाया। फोस्टर और बेनेट परिवार आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन में ही उन्होंने हमारी शादी तय कर दी थी। बाद में जब असली लियाम लापता हो गया तो यह सगाई मुझ गोद लिए बच्चे के माथे मढ़ दी गई। 10 से 21 साल की उम्र तक मैं जानता था कि वह मेरी होने वाली मंगेतर है। क्लो ने कभी मेरी भावनाओं को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कभी मना भी नहीं किया। हमेशा मेरी मंगेतर बनकर मेरे साथ चलती रही। मुझे लगता था कि वह मुझे खामोशी से उसकी हिफाजत करते हुए देख रही है, मेरी सच्चाई से प्रभावित है और मेरी देखभाल को स्वीकार कर रही है। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि हमारा रिश्ता गहरा हो रहा है, लियाम वापस आ गया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। गर्म पानी से मेरी उंगलियों की पोरें सुन्न हो गईं। मैं अचानक हकीकत में वापस आया। मैं बारिश का पानी धोने के लिए बाथरूम की तरफ मुड़ा। क्लो वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थी। मेरे कदम अचानक रुक गए। वे हमेशा ऐसी ही करती है जब भी मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ने वाला होता हूँ। वे मुझे थोड़ी सी मिठास चखा देती है जिससे मेरा जाने का मन नहीं करता। लेकिन इस बार मैं उसकी उम्मीद के मुताबिक खुश नहीं था। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे ठंडी नजरों से देखा। क्लो, मुझे तैरना नहीं आता, गोता लगाना तो दूर की बात है। तुम मालदीव किसके साथ जाना चाहती हो, यह तो साफ है। लेकिन क्लो को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उसने हमेशा की तरह सामान्य दिखते हुए पूछा, फिर तुम छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो? मैं इंतजाम कर देता हूँ। उसका इस तरह मेरी राय मांगना बहुत दुर्लभ था। मैंने न बहस की और न ही कोई जवाब दिया। मैं बस खुद पर कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। कड़कड़ाती ठंड में उसने मुझे 2 घंटे बारिश में बाहर बंद रखा। कोई ताज्जुब नहीं कि मुझे बुखार आ गया। क्लो ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और ध्यान से चादर ओढ़ा दी। लेटे रहो, मैं दवा लाती हूँ। जैसे ही वह मुड़ी, इसका फोन बज उठा। अगले ही पल मुझे फोन पर लियाम के रोने की आवाज सुनाई दी। क्लो, तुम कहाँ हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं अभी आती हूँ, मेरा इंतजार करो। लियाम की मिन्नत सुनकर क्लो के चेहरे पर एक अभूतपूर्व घबराहट छा गई। वह बिना झिझके बाहर निकल गई।
मुझे पूरी तरह भूलकर इतना बड़ा विला पल भर में खाली लगने लगा। मैं बिल्कुल अकेला था। बुखार से मेरा सिर चकरा रहा था। धुंधलेपन में मेरा दिल रह रहकर तड़प रहा था। प्यार और बेरुखी का फर्क कितना साफ था। खुशकिस्मती से मेरे सगे माता पिता ने कुछ समय पहले ही मुझे ढूंढ निकाला था। कांपते हाथों से मैंने उस विदेशी नंबर पर कॉल किया जिसे मैं अनगिनत बार काट चुका था। मैं अमेरिका आने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपने कहा था। यहाँ अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैं आधा महीने में आपसे मिलने अमेरिका आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से खुशी से बिलखने की आवाज आई। यह तो बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे, हम इसकी भरपाई जरूर करेंगे। 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, आखिरकार वह दिन आ ही गया। इन 2 हफ्तों के लिए मैं पालक माता पिता के अच्छे बेटे बने रहो, उन्हें ठीक से अलविदा कह दो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। क्या वाकई किसी को मेरे रहने या जाने से फर्क पड़ता है? इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधे महीने में मैं अपना सारा सामान समेटूंगा और बिना कोई आवाज किए इस ठंडी जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। बुखार बहुत तेजी से बढ़ा। मेरा पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे मेरी चेतना धुंधली हो रही थी। मैंने जैसे तैसे 9 सवा पर कॉल किया और मुझे एम्बुलेंस में अकेले अस्पताल ले जाया गया। जब तक वार्ड में मेरी 4 ड्रिप खत्म हुई तब तक सुबह हो चुकी थी। मैंने ड्रिप निकाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मोड़ पर पहुंचते ही मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्लो। मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ। सिर्फ आइसक्रीम खाने से मेरा पेट खराब हो गया। पूरी रात अस्पताल में मेरे साथ रुकने के लिए शुक्रिया। मेरे कदम वहीं थम गए। कांच के दरवाजे से देखने पर पता चला कि अंदर लियाम था। क्लो हाथ में थर्मस लिए लियाम को चम्मच से सूप पिला रही थी और घूंट को ठंडा करने के लिए ध्यान से फूंक मार रही थी। उसके चेहरे पर जो ममता और प्यार था वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने बचपन में बहुत दुख झेले हैं, इसीलिए तुम इतने कमजोर हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगी। लियाम ने भावुक होकर मुस्कुराया। क्लो, तुम पूरी रात घर नहीं गई, क्या ईथन को बुरा नहीं लगेगा? मेरा नाम आते ही क्लो की मुस्कान गायब हो गई। उसका लहजा सख्त हो गया। उसे बुरा मानने का कोई हक नहीं है। भले ही मैं जानता था कि क्लो लियाम और मेरे साथ बिल्कुल अलग बर्ताव करती है, फिर भी कोई हक नहीं। सुनकर मेरा दिल सुई की तरह बिंद गया। मैंने क्लो से 10 साल प्यार किया। 30 साल तक उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड रहा और बदले में मुझे क्या मिला? कोई हक नहीं। मैं दीवार से टिक गया। मेरा सिर बेबसी में झुक गया। लियाम के फोस्टर परिवार में वापस आने के तीसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। सबको यकीन था कि यह मैंने किया है। मैंने कितनी भी सफाई दी, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फोस्टर परिवार और क्लो की नजरों में मैं बस एक बेरहम इंसान था जो परिवार में अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उनकी नजरें और ठंडी तथा निष्ठुर होती गईं। मियाँ, उसकी ठंडी घूरने वाली नजरें चुभ रही थी। मैं जैसे तैसे एक शब्द बोल पाया। मियाँ ने मुझे नजरअंदाज किया और सीधे वार्ड की तरफ देखा। क्लो और लियाम को एक साथ करीब बैठकर पढ़ते देखकर मैं तुरंत समझ गई। उसने मेरी कमजोर हालत की परवाह किए बिना मुझे मोड़ पर जोर से धक्का दिया। ईथन, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। लियाम और क्लो को एक साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? मुझे यह बात हास्यास्पद लगी। मैं क्लो का असली बॉयफ्रेंड हूं, फिर भी यहां मुझसे पूछताछ की जा रही है। मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, क्या मुझे नहीं होनी चाहिए? क्लो मेरी गर्लफ्रेंड है। मियाँ ने ताना मारा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने आए सालों तक फोस्टर परिवार में लियाम की जगह ली, आए सालों तक ऐस की जिंदगी जी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह सब तुम्हारा है? होश में आओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह लियाम का है। अगर समझदार हो तो क्लो से ब्रेकअप कर लो। जब तक लियाम खुश है हम तुम्हारे साथ पहले जैसा बर्ताव कर सकते हैं। पहले जैसा दिखावे के लिए गोद लिया बेटा, लेकिन बात बात पर डांट और मार। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं या कितना भी अच्छा बन जाऊं, मैं उनकी नफरत से नहीं बच सकता। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लियाम नहीं हूं। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गई दांत पीसते हुए। मैंने वह सवाल पूछा जो इतने सालों से मेरे दिल में छिपा था। मैंने फोस्टर परिवार में आने की भीख नहीं मांगी थी। तुम्हारे माता पिता ने मुझे गोद लेने का फैसला किया था। जब से लियाम वापस आया है मैं सब कुछ छोड़कर उसे वापस देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? क्यों? तुम्हें वाकई लगता है कि हमें तुम्हारी याद आएगी? यह सब फोस्टर परिवार की साख के लिए है। जाहिर है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। मैं कांप उठा, थोड़ा लड़खड़ाया और आखिरकार खुद को न संभाल पाने के कारण गिर पड़ा। अब मैं समझा।
फोस्टर परिवार अपने सगे बेटे को पाने के बाद गोद लिए बेटे को छोड़ने का बदनाम दाग अपने सिर नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर रखा था। वे लियाम को मेरी हर प्यारी चीज छीनते हुए देख रहे थे। शुरू से अंत तक उनकी नजरों में मैं बस एक बेजान पुतला था। मैं 3 दिन अस्पताल में रहा। उन 3 दिनों में मुझसे मिलने कोई नहीं आया। मैं अपने सामान के साथ उस तथाकथित घर लौट आया। यह उतना ही ठंडा था जितना जब मैं छोड़कर गया था। शायद क्लो इन 3 दिनों में एक बार भी वापस नहीं आई थी। वह पूरे समय लियाम के साथ थी। ये विला क्लो ने मेरे 20वें जन्मदिन पर दिया था। मैं हमेशा इसे अपना घर मानता था, लेकिन अब क्लो मेरी क्लो नहीं रही और यह घर अब घर नहीं रहा। मैंने अपनी दवाइयां ली और धूप सेकने के लिए स्विमिंग पूल के पास एक कुर्सी पर ले गया। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन मुझ पर एक साया पड़ा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि लियाम कुटिल मुस्कान के साथ मुझे देख रहा है। ईथन, तुम जाग गए। मैं आज खास तौर पर तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। इतनी दरियादिली दिखाने के लिए शुक्रिया। तुमने उस पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट को छोड़ दिया जिसके लिए तुमने 3 साल कड़ी मेहनत की थी। तुम अंदर कैसे आए? पूछते ही मुझे पछतावा हुआ। सिर्फ मेरे और क्लो के पास चाबियां हैं। उसे अंदर आने देने वाली इकलौती इंसान क्लो ही हो सकती है। लियाम ने मुंह पर हाथ रखकर डींग मारते हुए हंसा। तुम्हारा क्या मतलब है? जाहिर है क्लो ने मुझे चाबी दी है। वह मेरे घर पर रुक रही है। आज वह व्यस्त है, इसलिए उसने मुझे अपने कुछ कपड़े लाने के लिए कहा। यह सुनकर मुझे घिन आ गई। मैंने अपनी परेशानी को दबाया और उससे कहा कि वे चला जाए। ऊपर से अपना सामान लो और निकलो। लेकिन लियाम ने आराम से स्विमिंग पूल के पास बैठकर वक्त बिताया। वे जानबूझकर मुझे उकसा रहा था। ईथन, मैंने सुना है तुम्हें तैरना नहीं आता, तो तुम्हें क्या लगता है क्लो ने यह पूल किसके लिए बनवाया था? अरे हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता था? मुझे बचपन से ही तैरना पसंद है, तक कि मैंने एक चैंपियनशिप भी जीती है। उसकी चीखती हुई आवाज मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने खुद को गुस्सा होने से रोका और ठंडे लहजे में कहा, जितना मन करे उतना तैरो। वैसे भी तुम और तो कुछ सही कर नहीं सकते। कम से कम सेहतमंद रहोगे तो अपने माता पिता की थोड़ी चिंता कम करोगे। लियाम ऐसे उछल पड़ा जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसने मुझे घूर कर देखा। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैं उठा और अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर से पूल की तरफ धक्का दे दिया। अचानक पूल के पास 2 लोग आ गए। उन्होंने लियाम और मुझे पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लियाम ने एक मासूम सा चेहरा बना लिया। वह चिल्लाया, पापा, मम्मी। ईथन ने मुझे पानी में धक्का देने की कोशिश की। मेरा पेट अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। मैंने ऐसा नहीं किया, इसने खुद किया है। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई पूरी कर पाता, मिस्टर और मिसेस फोस्टर दोनों ने मुझे गुस्से में घूरा। मिसेस फोस्टर ने गुस्से में कहा, मियाँ ने कहा था कि तुम अस्पताल में हो। हम तुमसे मिलने आना चाहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेरहम होगे। लियाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? मुझ पर तानों की बौछार होने लगी। पहले की अनगिनत बार की तरह मैंने अपना सिर झुका लिया, डरा हुआ और बेबस। मिसेस फोस्टर की उंगली लगभग मेरी आंख में चुभ रही थी। मिस्टर फोस्टर और भी गुस्से में थे, जोर जोर से गालियां दे रहे थे। नमक के हराम। गालियां देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने अचानक मेरी कमर पर जोर से लात मारी, जिससे मैं पूल में जा गिरा। यह एक गहरा पूल था। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं बस बेतहाशा हाथ पैर मार सकता था, लेकिन मेरा शरीर भारी महसूस हो रहा था और गहरा डूबता जा रहा था। मैं बेबसी से देखता रहा जब फोस्टर परिवार के तीनों लोग हाथ में हाथ डाले प्यार से घर के अंदर चले गए। धुंधलेपन में मैंने उन्हें हंसते हुए सुना, यह सिर्फ एक पूल है, वह डूबेगा नहीं। उसने लियाम को धक्का देने की कोशिश की थी। उससे भी चखने दो कि यह कैसा लगता है, कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी में भीगते हुए। मेरा शरीर टूटते हुए पत्ते की तरह डूब रहा था। अनगिनत दर्द और पछतावे ने मुझे डुबो दिया। इस तरह मरना अफसोसनाक है। मैं अभी तक अपने असली माता पिता से भी नहीं मिला हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे मुझे उसी तरह लाड़ प्यार करेंगे जैसे फोस्टर परिवार लियाम को करता है। छपाक, एक काला साया पानी में कूदा और मुझे खींचकर किनारे पर ले आया। मैंने तड़पते हुए पानी की उल्टी की और धीरे से आंखें खोली। मैंने क्लो और उस बॉडीगार्ड को देखा जिसने मुझे बचाया था। क्लो को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी राहत भरी गर्मी महसूस हुई। तो क्या उसे मेरी थोड़ी सी परवाह है? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। ईथन, तुम कभी बाज नहीं आओगे, है ना? जब भी लियाम की बात आती, क्लो अपना आपा खो देती थी। मैं सन्न रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ सफाई देता,
लियाम रोते हुए बाहर आया। उसने क्लो की बांह खींची, खुद को बेकसूर बताते हुए। क्लो, ईथन को दोष मत दो, शायद उसका इरादा बुरा ना हो। लियाम, उसकी तरफदारी मत करो, वह कभी नहीं सुधरेगा। उसने आगे कहा, ईथन, हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया। दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे भीगे हुए कपड़े जम रहे थे, लेकिन वो मेरे दिल की ठंडक के आगे कुछ भी नहीं था। हमेशा ऐसा ही होता है। बार बार वे लियाम पर भरोसा करते हैं और मुझे राक्षस समझते हैं, लेकिन लियाम कभी शिकार नहीं होता। चोट हमेशा मुझे ही लगती है। जैसे ही मैं अंदर गया, लिविंग रूम में 4 लोगों की हंसी रुक गई। वे मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई घिनौना जानवर हूं। अपने ठंडे भारी शरीर को घसीटते हुए मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा। अरे नहीं, मेरी पन्ने की अंगूठी कहाँ है? क्या वे पूल में गिर गई? लियाम अचानक चिल्लाया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वे जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। मैंने अपनी चाल तेज कर दी, उनकी नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर फोस्टर ने मुझे नहीं जाने दिया। ईथन, रुको, क्या तुमने लियाम की अंगूठी पूल में फेंकी है? मैं मुड़ा और कमजोर आवाज में अपना बचाव किया। मैंने नहीं फेंकी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। अंगूठी फेंकना तो दूर की बात है, मैं अभी अभी तेज बुखार से उबरा हूँ। पानी में हाथ पैर मारने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे पास खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। मैंने तुम्हें लियाम का हाथ पकड़कर उसे धक्का देते देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मिसेस फोस्टर की चीखती हुई आवाज विला में गूंज उठी। इस बीच लियाम क्लो की तरफ मुड़ा। लाल आंखों से उसने बेचारगी से कहा, अगर यह कोई आम अंगूठी होती तो ठीक था, लेकिन मम्मी पापा ने यह मुझे दी थी जिन सालों में मेरा अपहरण हुआ था। उस अंगूठी ने ही मुझे हिम्मत दी कि मैं उनसे दोबारा मिल सकूंगा। यह सुनकर मिसेस फोस्टर को लियाम के पुराने दुखों की याद आ गई। उन्होंने उसे गले लगाया और रोने लगी। मिस्टर फोस्टर गुस्से से आग बबूला हो गए। वे झपट कर आए और मुझे सीढ़ियों से नीचे घसीट लाया। तुम इतने बेरहम और जलनखोर कैसे हो सकते हो? ईथन, अगर तुम्हें आज पूल में लियाम की अंगूठी नहीं मिली तो तुम गए काम से। वे चिल्लाए और मुझे बाहर घसीटने लगे। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। मैं सिर्फ बेबसी से क्लो की तरफ मदद के लिए देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। दया का एक कतरा भी नहीं था। क्लो मुड़ी, एक डाइविंग मास्क उठाया और मुझे थमा दिया। इसे पहनो, जाकर पूल में लियाम की अंगूठी ढूंढो। मुझे सिर हिलाते देखकर उसका लहजा सख्त हो गया। यह तुम्हारा फर्ज बनता है। वे चारों पूल के पास खड़े होकर हंस रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि ढील मत दो। अंधेरा होता गया और पानी और ठंडा होता गया। मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा और मेरी हरकतें धीमी हो गईं। मैं आखिरकार हवा के लिए सतह पर आया, लेकिन तभी क्लो की आवाज सुनाई दी, देर करने की कोशिश मत करो। अगर अंगूठी नहीं मिली तो ऊपर आने की जहमत मत उठाना। मायूस होकर मैं फिर से नीचे डूब गया। मैंने पूरे 4 घंटे ढूंढा। आखिरकार मुझे नाली के गैप में लियाम की अंगूठी महसूस हुई। अंगूठी को पकड़कर मैंने बाहर निकलने के लिए अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल किया। मैं पूल के पास गिर पड़ा, हिलने डुलने में असमर्थ। वे चारों मेरे पास जमा हुए और मेरे हाथ से अंगूठी छीन ली। मेरी लाचार हालत को देखते हुए लियाम ने मिस्टर और मिसेस फोस्टर के हाथों में हाथ डाला। वे बिना पीछे देखे चले गए। क्लो ने जो करना है करो कहा और लियाम के पीछे चली गई। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं पूल के पास ठंड से ठिठुरता रहा, उनकी धीमी होती हंसी सुनता रहा और आखिरकार बेहोश हो गया। मैं 2 दिन तक खाली विला में पड़ा रहा। होश आने पर मैंने तुरंत विदेश में अपने असली माता पिता को फोन किया। मैंने फैसला कर लिया है, कोई शॉर्ट टर्म वीजा नहीं, बस मुझे हमेशा के लिए वहां आने में मदद करे। फोन से खुशी की चीखें सुनाई दी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जिस शहर में मैं 20 साल से ज्यादा समय से रहा था, उसे छोड़ना मेरे लिए एक दर्दनाक और मुश्किल फैसला था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं विदेश में जिंदगी के ढल पाऊंगा या नहीं, या मेरे असली माता पिता मुझे निस्वार्थ प्यार करेंगे और मेरी देखभाल करेंगे या नहीं। आगे की राह लंबी थी, अनजानी और जोखिम भरी, लेकिन मैं इसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं जानता था कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने ढेरों दस्तावेज तैयार किए, अमेरिकी दूतावास के कई चक्कर लगाए। आखिरी बार बाहर निकलते वक्त एक चमचमाती फेरारी फर्राटा भरते हुए गुजरी। मैंने नंबर प्लेट नहीं देखी, लेकिन मैं जानता था कि दुनिया भर में सिर्फ 100 की संख्या में सीमित यह सुपरकार शहर में इकलौती है। इसकी मालकिन क्लो है। मैं एक पल के लिए घबरा गया, फिर खुद को संभाला। क्लो की नजरों में सिर्फ लियाम है। वो सड़क पर मुझे नहीं देखेगी, अगर देख भी लेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात में
मैं अकेले ठंडे फर्श पर बैठा रहा। कमरे के अकेलेपन को मिटाने के लिए मैंने टीवी की आवाज बहुत तेज कर दी। अचानक दरवाजा खुला। एक चेहरा जिसे मैंने कुछ समय से नहीं देखा था, वह क्लो थी। वह मेरे पास आई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? मैंने तुम्हें आज अमेरिकी दूतावास में देखा था। तुम वहां क्यों थे? हमारा लैब प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही नतीजे आएंगे। मेरे गाइड ने मुझे अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर किया है। मैं वहां रिसर्च पेपर पेश करने जा रहा हूं। यह एक बहाना था जो मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। क्लो ने धीरे से सिर हिलाया। आज दूतावास में मुझे देखकर उसका पहला ख्याल था कि उसने गलत देखा है। वो बिना बताए चुपचाप अमेरिका कैसे जा सकता है? लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने मुझे कैब में बैठते देखा। उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिका। उसे पूरा यकीन है कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इतने सालों में मैं कभी अपने पालक माता पिता के करीब नहीं रहा। क्लो ही इस दुनिया में मेरा इकलौता सहारा है। मैंने सालों तक उसका पीछा किया। मेरा लगाव और प्यार बहुत गहरा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं रातों रात छोड़ दूं। क्लो ने हल्की मुस्कान बिखेरी और पहले की तरह मुझे गले लगाया। फिल्म देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ देखूंगी। मेरे मन में सवाल आया, क्या तुम्हें आज रात लियाम के साथ नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं झिझका और अपने शब्द गटक गया। मैं उसका तरीका अच्छी तरह जानता हूँ। पहले एक थप्पड़, फिर एक मीठी टॉफी। आखिरकार मैंने मना नहीं किया। मैंने एक पुरानी लव स्टोरी फिल्म चुनी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन क्लो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, मैं खड़ा हुआ और धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं ऊपर जाने लगा, लेकिन क्लो ने मुझे रोक दिया। कल ग्रैंड होटल में लियाम की पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट का जश्न मनाने के लिए डिनर है। उसके भाई के तौर पर उसके लिए एक गिफ्ट ले आना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। अगली सुबह क्लो ने एक गिफ्ट बॉक्स भिजवाया। मैंने उसे खोला। अंदर एक कीमती डायमंड वॉच थी। कार्ड पर लिखा था, बधाई हो लियाम, सपने सच होते हैं, तुम्हारा ईथन। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्लो ने सब कुछ सोच रखा था, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि यह फिक्र मेरे लिए थी या लियाम के लिए। जब मैं होटल पहुंचा तो मुझे प्राइवेट रूम से हंसने की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए मैं अंदर जाने से झिझक रहा था। अगर मैं अंदर गया तो यह खुशी तुरंत गायब हो जाएगी। आखिर मेरा स्वागत कोई नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो फोस्टर परिवार और क्लो मुझे बदतमीज और बेरहम कहेंगे। जैसे ही मैं झिझक रहा था, मुझे अंदर कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। कांच के पार से मैंने लियाम को मुंह बनाए देखा। उसकी मुस्कान गायब थी। मिसेस फोस्टर ने तुरंत उसका मूड बदलते देखा और पूछा, क्या हुआ लियाम? कुछ नहीं, ईथन के लैब के नतीजे आ गए हैं। मैंने सुना है कि यह कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। ग्रुप चैट में सब उसे बधाई दे रहे हैं। लियाम की आवाज में शिकायत थी। मिस्टर फोस्टर की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मिया को यकीन नहीं हुआ। उसने चेक करने के लिए लियाम का फोन छीन लिया। आज पोस्ट ग्रेजुएशन के नतीजों का ऐलान होना था। पहले तो चैट लियाम की बधाइयों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही किसी ने मेरी लैब की कामयाबी के बारे में पोस्ट किया, चैट का माहौल तुरंत बदल गया। हर कोई मुझे साइंस जीनियस बताकर तारीफ कर रहा था, यह कहते हुए कि मुझे सीधे पीएचडी में दाखिला मिलना चाहिए। लियाम की सारी लाइमलाइट मैंने छीन ली थी। मिया ने गुस्से में फोन टेबल पर पटक दिया। वही थन, मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। आज ही इसका ऐलान किया ताकि लियाम को नीचा दिखा सके। मिसेस फोस्टर को भी गुस्सा आ गया। वह ईथन हमेशा अटेंशन पाना चाहता है। हम घर पर उसे भाव नहीं देते, इसलिए वह कॉलेज में शाइन मारता है। वह कितना बेरहम है। मिस्टर फोस्टर ने मुझे फोन करने के लिए मोबाइल निकाला। उसके पास जो कुछ भी है सब लियाम से छीना हुआ है। किस बात का घमंड है उसे? मैं उसे अभी बुलाता हूँ। पापा, उसे बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। वह हमेशा से बेशर्म रहा है, लेकिन उसे उसकी औकात दिखाने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। क्या आइडिया? यह सिर्फ एक प्रयोग ही तो है। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि यह कोई बड़ी कामयाबी है? हम बस यह कह देंगे कि यह काम लियाम ने किया है। फिर तो लियाम साइंस जीनियस बन जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन तो छोड़ो, उसे सीधे पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा। मिया ने घमंड में चूर होकर कहा। लियाम का चेहरा तुरंत खिल उठा और उसकी सारी शिकायतें खुशी में बदल गई। मिया, तुम सबसे अच्छी हो। मिस्टर और मिसेस फोस्टर ने बार बार सहमति में सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी ईथन के पास जो कुछ भी है वे सब लियाम का ही तो है। हमने उसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक पाला पोसा है। यह तो बस एक लैब का नतीजा है। उसे यह लियाम को दे देना चाहिए।
पूरे परिवार की मंजूरी मिलने के बाद मिया अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि मेरी और उसकी कभी नहीं बनी। अगर वह मुझसे सीधे मांगेगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। इसलिए उसने अपनी नजरें क्लो की तरफ घुमाई। बाहर खड़े खड़े मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ की किसी गुफा में जमा हुआ हूँ। मैं अंदर जाकर हंगामा न करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। भले ही मैं जानता था कि फोस्टर परिवार के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी उन्हें इस तरह मेरी कड़ी मेहनत को चुराने और मुझसे सब कुछ छीनने की साजिश रचते सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। क्लो, वह औरत जिससे मैंने ऐन सालों तक बेपनाह मोहब्बत की, क्या वह इस बात के लिए राजी होगी? कुछ पल की खामोशी के बाद क्लो की आवाज आई, मैं ईथन से बात करूंगी। मैं उससे यह नतीजे लियाम को देने के लिए कहूंगी। मैं उस विला में वापस नहीं गया। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और खुद को लैब में छिपा लिया। लेकिन क्लो फिर भी मुझे ढूंढते हुए पहुंच गई। उसे डीन से लैब की चाबी मिल गई थी। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। उसे पता था कि यहाँ के अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। मध्यम रोशनी में मैंने कंप्यूटर से अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। मैं पूरी तरह से पस्त और थका हुआ लग रहा था। लाल आंखों से मैंने क्लो को अपनी तरफ आते देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि लैब के नतीजे आ गए हैं? बधाई हो। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। मैं दुआ कर रहा था कि वह वाकई मेरे लिए खुश हो और मुझसे वह बेरहम मांग ना करे। कुछ देर बाद क्लो ने मेरी तरफ बहुत शांत नजरों से देखा और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, ईथन, अपने लैब के नतीजे लियाम को दे दो। वे शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। भले ही मुझे उसका फैसला पहले से पता था, लेकिन उसके मुंह से इतना साफ साफ सुनना मेरे दिल को चीर गया। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, क्लो अपनी सफाइयां देने लगी। तुम होशियार और काबिल हो। तुम आगे भी बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन लियाम अलग है। वह पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करने वाला है। उसके नाम पर कुछ रिसर्च पेपर्स का होना बहुत जरूरी है। मैंने मेज का सहारा लिया, खड़े होने की कोशिश की और उस पर चिल्ला पड़ा, होशियार, काबिल, क्या तुम्हें मेरी कड़ी मेहनत नजर नहीं आती? मैंने इस लैब में दिन रात एक किए हैं। केमिकल्स की वजह से मेरे हाथों की चमड़ी छिल गई है। मैंने इन नतीजों में अपना खून पसीना बहाया है। क्लो, क्या तुम्हारे सीने में दिल भी है? मेरे सवालों की बौछार से क्लो थोड़ी झुंझला गई। तुमने कड़ी मेहनत की तो क्या हुआ? ईथन, मत भूलो कि तुम कहां से आए हो। तुमने लियाम की जगह ली और एक दशक से ज्यादा समय तक ऐश की जिंदगी जी। क्या अब तुम्हें उसके लिए यह छोटा सा त्याग नहीं करना चाहिए? थोड़े एहसानमंद बनो। बस इसे लियाम के प्रति अपनी समझदारी और बड़ा दिल मान लो। उसका यह इशारा सुनकर कि मैं एक नाशुक्रा और एहसान फरामोश इंसान हूँ, मैं अचानक हंस पड़ा। इतना हंसा कि मेरी छाती में दर्द होने लगा। मैंने उस औरत को देखा जिससे मैंने आसाल प्यार किया था, तो उसके दिल में मैं बस एक एहसान फरामोश इंसान था जो लियाम का गुनहगार है और जिसे अब अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। जिंदगी में पहली बार मैंने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। क्लो, मुझे एहसान फरामोशी समझो। इस बार मैं अपने लैब के नतीजे लियाम को नहीं दूंगा। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे लैब से बाहर निकल गया। क्लो वहीं खड़ी रह गई। खुशकिस्मती से इस खाली विला में अब मेरी कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जिसकी मुझे जरूरत हो। मैं बस शांति से अपनी रिपोर्ट पूरी करना चाहता था और अपने नतीजे लेकर इस घुटने वाली जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। कुछ दिनों तक छिपकर रहने के दौरान मुझे क्लो की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगा शायद उसने उम्मीद छोड़ दी है। इसलिए मैं रिपोर्ट पूरी करने के लिए अपना लैपटॉप लेकर वापस लैब पहुंचा। लेकिन लैब की बिल्डिंग के सामने जब मैंने अपना चेहरा स्कैन किया तो एक्सेस सिस्टम ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने प्रोफेसर को कॉल किया। प्रोफेसर, मेरा एक्सेस कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे आमतौर पर शांत रहने वाले प्रोफेसर की आवाज आज बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। ईथन, आज से तुम हमारी लैब का हिस्सा नहीं हो। तुम अब लैब में दाखिल नहीं हो सकते। गुस्से में आग बबूला होकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ भागा, लेकिन मुझे प्रोफेसर नहीं मिले। सिर्फ एक जान पहचान वाले टीचर ने मुझे चुपके से एक तरफ खींच लिया और धीरे से फुसफुसाए, ईथन, उन्हें ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। यह उनका फैसला नहीं था। उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं बरामदे में घुटनों के बल बैठ गया।
ठंड से कांपता हुआ, निराशा मुझे लहरों की तरह डुबो रही थी। मुझे समझ जाना चाहिए था। मेरे इनकार करने के बाद क्लो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वे मुझे सबक सिखाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेती। इस पूरे शहर में बेनेट और फोस्टर परिवार के अलावा और किसकी हिम्मत थी जो कॉलेज प्रशासन और मेरे प्रोफेसर को झुकने पर मजबूर कर सके। उस पल मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। क्यों? आखिर क्यों? मैंने बेपसी में पूछा, लेकिन फोन से सिर्फ कॉल कटने की आवाज आई। उन्होंने फोन काट दिया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना लैपटॉप खोला, लेकिन मेरा दिल और भी गहरे सदमे में डूब गया। मेरे लैब के सारे एक्सेस बंद कर दिए गए थे। मैं न केवल लैब से जुड़ी किसी चीज को देख सकता था, बल्कि मैं अपने खुद के नतीजों को भी नहीं देख पा रहा था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। वाह, ग्रैंड होटल तो बहुत महंगा है। लियाम तो फोस्टर परिवार का वारिस है, उसके लिए वहां दावत देना कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, लियाम कितना हैंडसम और दयालु है, और उसकी रिसर्च भी कितनी जबरदस्त है। वह कमाल का है। इस चापलूसी के बीच कॉलेज के ग्रुप में एक अलग ही मैसेज आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लियाम के लैब के नतीजे बिल्कुल इथन जैसे ही हैं। क्या उसने इथन का काम चुराया है? ये कहने वाली एक ऐसी लड़की थी जिस पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसके इतना कहते ही ग्रुप चैट में सन्नाटा छा गया। तभी डिपार्टमेंट के मेन ग्रुप में हलचल शुरू हो गई। किसी ने मैसेज पोस्ट किया, लियाम को लैब के नतीजों के लिए बधाई। उसे तो इस फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी सराहा है। इसके तुरंत बाद बधाइयों वाले स्टिकर्स की बाढ़ आ गई। स्क्रीन के पार से भी लियाम का घमंड साफ महसूस किया जा सकता था। आप सभी का शुक्रिया। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी और आखिरकार नतीजे आ ही गए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज रात ग्रैंड होटल में सेलिब्रेशन डिनर रख रहा हूँ। आप सभी को जरूर आना है। 1 घंटे बाद कॉलेज के फोरम पर एक पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। पोस्ट करने वाले ने लियाम की लैब जर्नल अपलोड की थी। इसमें पिछले 1 साल के उसके पूरे प्रयोग का ब्यौरा था। आखिर में उसमें सीधे मेरा नाम लेकर मुझ पर चोरी प्लेजरिज्म का शर्मनाक आरोप लगाया गया था और मुझे एक ईमानदार इंसान बनने की सलाह दी गई थी। पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया। वह पोस्ट डिपार्टमेंट में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी। ईथन, जो लगातार 3 साल से स्कॉलरशिप पाने वाला टॉपर छात्र था, उसने किसी और का काम चुराया और उसे अपना बताकर पहले पब्लिश करने की कोशिश की। हर तरफ से गालियां और लांछन लगने शुरू हो गए। मुझे दोषी ठहराने वाली आवाजें इतनी तेज हो गईं कि मेरी सफाई उनके शोर में पूरी तरह दब गई। तभी मेरा फोन बजा। यह डीन ऑफिस से कॉल था। ईथन, हम डीन ऑफिस से बोल रहे हैं। हमने फोरम की पोस्ट देखी है। हमने तुम्हारे टीचर्स और क्लासमेट्स से भी बात की है। आरोप सच साबित हुए हैं। हमारा कॉलेज चोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। हमने तुम्हें कॉलेज से निकालने का फैसला किया है। मैं अकेले ही कैंपस में टहल रहा था। गुजरते हुए छात्र मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। चोर शब्द मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रहा था। मैंने जिस काम में अपना खून पसीना बहाया था, उसी के लिए मुझे चोर साबित कर दिया गया। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। एक पागलों की तरह कैंपस में दहवास भागते हुए मैं चिल्ला रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने किसी के नतीजे नहीं चुराए। वे मेरे थे। वे सिर्फ मेरे हैं। मैं मास्क पहनकर टैक्सी से बाहर निकला, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया। ईथन, इस चोरी के घोटाले के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इतना बड़ा नतीजा भले ही चुराया गया हो, तुम्हारा तो नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सुना है तुम फोस्टर परिवार के गोद लिए बेटे हो। असली हकदार तुम्हारा भाई है। क्या इस सब के बाद फोस्टर परिवार तुम्हें स्वीकार करेगा? जिस दिन मैं कॉलेज में अपने सस्पेंशन के कागजात लेने गया, गेट पर भारी भीड़ थी। वहां कैमरे लिए रिपोर्टर्स और स्टूडेंट्स जमा थे। कुछ ही दिनों में वह पोस्ट दूसरे कॉलेजों तक फैल गई थी। एक चोर के रूप में मेरा गुनाह पूरी तरह साबित कर दिया गया था। दूसरी तरफ लियाम को उस शानदार नतीजे की वजह से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और मीडिया से खूब तारीफें मिल रही थी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, भीड़ में हंगामा मच गया। तभी मिस्टर फोस्टर एक काली वैन से बाहर निकले और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। सभी रिपोर्टरों, छात्रों और कैमरों के सामने उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब तुम क्या बकवास बक रहे हो? उस थप्पड़ से मैं सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन आसपास मौजूद किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझे उठाए। मैंने भागने की कोशिश छोड़ दी और धीरे से मुड़ा। मैंने ठंडी नजरों से कैमरों की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना मास्क उतार दिया। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ,
मैंने कोई चोरी नहीं की है। और रही बात फोस्टर परिवार की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि अब मैं भी उन्हें अपना परिवार नहीं मानता। मेरे इतना कहते ही एक बार फिर से गालियों का तूफान उठ खड़ा हुआ, भीड़ के बीच घिरा हुआ। मैं असहनीय दबाव झेल रहा था। उस अफरा तफरी में किसी ने पानी से भरी बोतल फेंक कर मारी। वह सीधे मेरे माथे पर लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। बाद में एम्बुलेंस आई और इस ड्रामे को खत्म कराया। मिस्टर फोस्टर ने कैमरों के सामने गुस्से में कहा, आज मैं आप सभी मीडिया दोस्तों के सामने सच लाना चाहता हूँ। ईथन हमारा गोद लिया हुआ बेटा है। जब से हम उसे अनाथालय से लाए हैं, हमारे परिवार ने अपने सगे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की है, लेकिन वह बचपन से ही जिद्दी और बिगड़ा हुआ रहा है। उसे पढ़ाई से नफरत है। वह एग्जाम में नकल करता है, झूठ बोलता है और कभी नहीं सुधरता। उसने हमेशा नकल के बल पर एग्जाम पास किए हैं। इस बार तो उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने भाई के नतीजे ही चुरा लिए। ऐसा नीच बच्चा फोस्टर परिवार का बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से फोस्टर परिवार का ईथन से कोई रिश्ता नहीं है। अस्पताल के कमरे में जब मुझे होश आया तो वार्ड खाली था। सिर्फ मेरा फोन बार बार बज रहा था। पूरे शरीर के दर्द को सहते हुए मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर मुझे गालियां देते हुए ढेरों मैसेज भरे पड़े थे। मेरी हालत इंटरनेट पर पूरी तरह तमाशा बन चुकी थी। अब हर कोई जानता था कि मैं एक नीच चोर और एहसान फरामोश इंसान हूं। लेकिन इस बार मेरे पास दुखी होने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के बिस्तर से उठा और फोन को एक तरफ फेंक दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं अस्पताल की छत पर पहुंच गया। रेलिंग के किनारे खड़े होकर जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर मैंने धीरे धीरे अपनी बाहें खोली और आखिरी बार इस शहर की हवा को महसूस किया। इथन, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई जिसमें घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि क्लो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है। क्लो एक सेकंड के लिए ठिठक गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। ईथन, ज्यादा मत सोचो। उन बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। चाहे जो भी हो, तुम फोस्टर परिवार के बेटे हो और मेरे मंगेतर हो। इस सब के बाद मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगी। ईथन, अब जिद छोड़ो। पुराने दिनों में क्लो के मुंह से खुद के लिए यह अपनापन सुनकर मैं अपने सारे दर्द भूलकर उसके पास वापस चला जाता। लेकिन इस वक्त अपनी छाती को भींचते हुए मेरा अंदर से सब कुछ टूट रहा था, पीला पड़ा हुआ। मैं धीरे से नीचे बैठ गया और खुद को समेटने लगा। ईथन का वजन बहुत कम हो गया था। ऊंची छत पर खड़ा हुए ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। क्लो ने त्योरियां चढ़ाई। उसकी आवाज में एक अजीब सा एहसास था। ईथन, नीचे आओ। उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह उसकी दी हुई मीठी टॉफी खाकर चुप हो जाऊंगा, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दिया। धीरे से सिर हिलाते हुए मैंने उसे अजनबी नजरों से देखा। क्लो, तुमने ही मेरी लैब की नोट्स लियाम को दिए थे ना, और तुमने ही फोस्टर परिवार के साथ मिलकर कॉलेज पर दबाव डाला ताकि सच को बदला जा सके और मुझे कॉलेज से निकाला जा सके, है ना? मैं खामोश रहा। क्लो को ऐसे देखता रहा जैसे वह कोई अजनबी हो। उसने कभी मेरी कड़ी मेहनत, मेरी तकलीफों या मेरे दर्द को नहीं देखा। उसने बस इसे मेरी जिद और बचपना मान लिया। मुझे अचानक लगा कि किसी ऐसे अजनबी पर अपनी जिंदगी जाया करने की कोई जरूरत नहीं है जो मुझे जरा भी नहीं समझता। वे इसके लायक ही नहीं है। मैं उठा और चुपचाप नीचे की तरफ जाने लगा। क्लो ने मौका पाकर तुरंत आगे बढ़कर मुझे रेलिंग से पीछे खींच लिया। मुझे कोने में बैठा देखकर उसने राहत की सांस ली। मेरी तरफ देखते हुए उसके लहजे में शिकायत थी। ईथन, मैं जानती हूं तुम दुखी हो, लेकिन ऐसे खतरनाक मजाक मत करो। क्या तुम यह सब सिर्फ हमें दोषी महसूस कराने के लिए कर रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मैं वार्ड के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। क्लो को अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज बहुत तेजी से उसके हाथों से छूट रही हो। तभी लियाम के कई मैसेज आए जो उसे जल्दी बुला रहे थे। वह एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार मुड़ी और अस्पताल से बाहर निकल गई। ईथन अभी गुस्से में है। वह अभी और बात नहीं बढ़ाएगी। जब वह ठंडा हो जाएगा तो वह उसे ठीक से समझा देगी। ईथन उससे इतना प्यार करता है, वह आखिरकार उसे माफ कर ही देगा। हमेशा ऐसा ही तो होता आया है। यह सोचकर क्लो को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मुझे उसे नजरअंदाज करते देखकर उसे थोड़ी घुटन हुई। वह जल्दी से मेरे पीछे आई। वह मुझे हाल की सारी बातें समझाना चाहती थी।
ये बताना चाहती थी कि इतने सालों में उसने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। उसने लियाम के लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि फोस्टर परिवार ने मुझे गोद लिया था। वह मुझे पालने पोसने के बदले फोस्टर परिवार का कर्ज चुकाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सफाई देती उसका फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी, 2 सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी मुझसे कहा, ईथन मैं अपनी बात की पक्की हूं, मैं तुम्हें इसकी भरपाई जरूर करूंगी। वार्ड में वापस आकर मैंने जल्दी से अपने दस्तावेज समेटे और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। बोर्डिंग से ठीक पहले मैंने अपना फोन बंद किया और उसे एयरपोर्ट के टॉयलेट में फेंक दिया। क्लो, आज के बाद हम कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ तेज रफ्तार कार में बैठी क्लो को अचानक एक गहरी अनजानी बेचैनी महसूस हुई जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हवाई जहाज घने बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं खिड़की से बाहर घटते हुए शहर की इमारतों को देख रहा था। 20 सालों से तनी हुई मेरी नसें आखिरकार पहली बार पूरी तरह से शांत महसूस कर रही थी। मेरा फोन अब एयरपोर्ट के टॉयलेट के तल में पड़ा था। वे नंबर जो मेरी सारी जिल्लत, दर्द और जुनून को समेटे हुए था, उस शहर की हर चीज के साथ बहुत पीछे छूट चुका था। दर्जन भर घंटों की उड़ान के बाद प्लेन न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पर उतरा। टर्मिनल से बाहर कदम रखते ही गर्म नम हवा मुझसे टकराई जो घर की बर्फीली हवा से बिल्कुल अलग थी। भीड़ में 2 लोग सबसे अलग दिख रहे थे। आदमी ने एक सूट पहना हुआ था और वे काफी रोबदार लग रहा था। औरत ने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। दोनों उचक उचक कर चारों तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेताबी और उम्मीद थी। जैसे ही उनकी नजरें मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आदमी लड़खड़ाते हुए तेजी से मेरी तरफ आया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, फिर हवा में ही रोक लिए, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं डर न जाऊं। उसकी आवाज कांप रही थी। ईथन, मैं तुम्हारा बाप हूं, आर्थर वैंस। वह औरत भी पीछे पीछे आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उसका स्पर्श बेहद कोमल था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, एवलिन। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये मेरे सगे माता पिता थे, दुनिया के टॉप बायोटेक ग्रुप वेंस बायोटेक, वांस बायोटेक के मालिक। उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। जब मैं 1 साल का था तो एक दुश्मन की साजिश के तहत मेरा अपहरण कर लिया गया था। हालांकि अपहरणकर्ता पकड़े गए थे, लेकिन भागते समय उनका एक साथी मुझे कहीं खो बैठा और मैं गायब हो गया। 20 से ज्यादा सालों तक उन्होंने मुझे ढूंढना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि कंपनी का काम दूसरों को सौंपकर वे खुद दुनिया भर में मुझे ढूंढते रहे। उनकी लाल आंखों को देखकर मुझे कोई अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वे फोस्टर परिवार की तरह मुझ पर फैसले सुनाने या मांगे थोपने के लिए जल्दी में नहीं थे। वे बस प्यार से मुझे पार्किंग की तरफ ले गए। रास्ते में बार बार पूछते रहे कि क्या मैं थक गया हूँ या मुझे कुछ खाना है। उनकी आवाज में 100 पेन से सच्चा प्यार था। वेंस परिवार का विला न्यूयॉर्क के एक शांत इलाके में पहाड़ी पर बना हुआ था। दरवाजा खोलते ही मुझे फोस्टर परिवार जैसा ठंडा दिखावटी इंटीरियर नहीं दिखा, बल्कि एक गर्मजोशी से भरा घर नजर आया। लिविंग रूम की दीवार पर मेरी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा कोलाज लगा हुआ था। बचपन के कपड़ों से लेकर मेरी अलग अलग उम्र के पोर्ट्रेट्स जो अपहरणकर्ताओं के सुरागों से बनाए गए थे। पूरी दीवार तस्वीरों से भरी हुई थी। इतने सालों तक हम सिर्फ अपनी कल्पना से तुम्हारी तस्वीरें बनाते थे कि तुम कैसे दिखते होगे। माँ एवलिन ने तस्वीरों को धीरे से छूते हुए कहा। उनका गला भर आया था। हम हमेशा सोचते थे कि जब तुम मिलोगे तो हम इन खाली जगहों को भर देंगे। पिता आर्थर ने मुझे गर्म दूध का गिलास थमाया और कहा, तुम्हारा कमरा बहुत पहले से तैयार है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारी उम्र के बच्चों को पसंद आता है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम इसे दोबारा बनवा देंगे। मैं अपने कमरे में गया। कांच की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, बहुत ही आरामदायक। डेस्क पर लेटेस्ट कंप्यूटर और पढ़ाई की किताबें रखी थी। अलमारी तरह तरह के कपड़ों से भरी थी। यहाँ तक कि बाथरूम में रखी चीजें भी बहुत ध्यान से चुनी गई थी। यह सब फोस्टर परिवार के उस ठंडे कमरे से बिल्कुल अलग था। आने वाले दिनों में माता पिता ने मुझ पर बिल्कुल दबाव नहीं डाला। वे बस मेरे साथ रहे ताकि मैं अमेरिका की जिंदगी में ढल सकूं। वे मुझे तरह तरह के रेस्टोरेंट में ले जाते, न्यूयॉर्क की सड़कों पर घुमाते और फोस्टर परिवार के साथ बिताए मेरे सालों के अनुभवों को सब्र से सुनते। जब भी मैं सजा पाने या नजरअंदाज किए जाने की बात बताता, उनकी आंखें नम हो जाती और वे मेरा हाथ कसकर पकड़कर कहते, माफ कर दो मेरे बच्चे, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके।
फोस्टर माता पिता की डांट और तुलनाओं के उलट मेरे सगे माता पिता मेरी हर पसंद का ध्यान रखते थे। बायोटेक रिसर्च में मेरी दिलचस्पी देखकर उन्होंने मुझे वैंस बायोटेक की मेन लैब में काम करने का मौका दिया और 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को मेरा मेंटर मार्गदर्शक बना दिया। जब मैंने वह रिसर्च ड्राफ्ट निकाला जिसे फोस्टर परिवार और क्लो ने चुराया था, तो मेंटर्स हैरान रह गए। उन्होंने मेरी काबिलियत की जमकर तारीफ की। ईथन, तुम्हारा रिसर्च का तरीका बहुत नया और अनोखा है। थोड़े से सुधार के बाद इसे टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जा सकता है। एक मेंटर ने गंभीरता से कहा, वैंस बायोटेक तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए हर तरह का फंड और सबसे आधुनिक उपकरण देने के लिए तैयार है, अपने परिवार के प्यार और गाइडेंस के साथ। मैंने खुद को लैब में झोंक दिया। फोस्टर परिवार के दबाव और क्लो के ड्रामे से आजाद होकर मेरी रिसर्च बहुत शानदार रही। सिर्फ 6 महीनों में मैंने नतीजे हासिल कर लिए। मेरा लिखा रिसर्च पेपर नेचर पत्रिका में पब्लिश हो गया। इसने अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक जगत में तहलका मचा दिया। जब यह खबर मेरे देश पहुंची तो वहां लियाम के लैब नतीजों का जश्न मनाया जा रहा था। फोस्टर परिवार और क्लो लियाम की कामयाबी के नाम पर बिजनेस और कॉलेज में खूब वाहवाही बटोर रहे थे। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स की डील्स भी साइन कर ली थी। लेकिन जब नेचर का पेपर उनके सामने आया, सब दंग रह गए। उन जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स और डेटा को देखकर लियाम का चेहरा पीला पड़ गया। उससे वे मुश्किल कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रहे थे जो लैब जर्नल पहले पब्लिश हुई थी। मियाँ ने मेरी खोई हुई नोट्स से चुराकर बनाई थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका में छपा यह पेपर बेहद सटीक और पक्का था। में वे खास स्टेप्स भी शामिल थे जो उसने कभी पब्लिश ही नहीं किए थे। कोई भी समझदार इंसान देखकर बता सकता था कि असली शोधकर्ता कौन था। यह नामुमकिन है। लियाम सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। ईथन को तो कॉलेज से निकाल दिया गया था। वह इतना शानदार पेपर कैसे पब्लिश कर सकता है? उसने जरूर मेरा काम चुराया है। लियाम, घबराओ मत, हमारे पास तुम्हारी लैब जर्नल और कॉलेज का सर्टिफिकेट है। हम कह देंगे कि ईथन बदले की भावना से तुम्हारा आइडिया चुराकर पेपर पब्लिश कर रहा है। लेकिन उनकी सफाइयां पक्के सबूतों के आगे टिक नहीं सकी। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के कई बड़े एक्सपर्ट्स ने मेरे पेपर की सच्चाई की पुष्टि की और बताया कि लियाम के नतीजों में बहुत सी गलतियां और फर्जी डेटा हैं। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि जिस टीचर ने मुझे चुपके से आगाह किया था, उसने फोस्टर परिवार और क्लो की हरकतों से परेशान होकर मीडिया के सामने सारा सच उगल दिया कि कैसे क्लो ने कॉलेज पर दबाव बनाकर मुझे निकलवाया और कैसे मियाँ ने लियाम को मेरी रिसर्च चुराने के लिए उकसाया। यह सच सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया। लियाम की तारीफ करने वाली आवाजें गायब हो गईं। उसकी जगह लानत मलानत ने ले ली। तो इथन ही असली जीनियस है। लियाम तो बस एक चोर है। फोस्टर परिवार और क्लो कितने घिनौने हैं। गोद लिए बेटे को घर से निकालना ही काफी नहीं था, उसका काम भी चुरा लिया। फोस्टर कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। कर्ज वसूलने वाले उनके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। मिस्टर फोस्टर को गुस्से के मारे अचानक स्ट्रोक आ गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। मिसेस फोस्टर दिन रात रोती रहती थी। वाफे परिवार को बर्बाद होता देखकर वह पछतावे से भर गईं। मियाँ को धोखाधड़ी और बदनामी फैलाने के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। और क्लो की हालत फोस्टर परिवार से भी ज्यादा खराब थी। इस घोटाले की वजह से बेनेट ग्रुप की साख मिट्टी में मिल गई। कई बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए जिससे भारी नुकसान हुआ। क्लो के पिता गुस्से में अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने क्लो को आदेश दिया कि वह इस मामले को तुरंत ठीक करे या फिर वह उसे उसकी जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा वह ये एहसास था कि मेरे लिए उसकी भावनाएं अब सिर्फ आदत या जिम्मेदारी नहीं थी। इतने सालों तक मैंने चुपचाप उसका पीछा किया, उसके सारे काम किए। जब वह बीमार थी तो रात रात भर उसके बिस्तर के पास जागा और जब भी वह मुसीबत में थी उसकी मदद करने के लिए सब कुछ किया। वह मेरी मौजूदगी और मेरे समर्पण की इतनी आदी हो चुकी थी कि अनजाने में ही वह मुझ पर निर्भर हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। लेकिन वह लियाम की लाचारी और दोनों परिवारों के रिश्तों के दिखावे में अंधी हो चुकी थी और मुझे बार बार चोट पहुंचाती रही जब तक कि उसने मुझे खुद से पूरी तरह दूर नहीं कर दिया। जब वह नेचर जर्नल में मेरा रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हुए देखती है और मुझे अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन के मंच पर शांत,
आत्मविश्वासी और आत्मविश्वास से चमकते हुए देखती है तो उसे अचानक एहसास होता है कि जिस ईथन को उसने कभी नजरअंदाज किया था और जिससे नफरत की थी वह अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। उसने खुद उस इंसान को तबाह कर दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए सब कुछ देने को तैयार था। क्लो पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगती है। वह बेनेट और फॉस्टर परिवारों की अपनी सारी पहुंच और संपर्कों का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि खुद अमेरिका की उड़ान भरती है, न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकती है और मुझे ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन मम्मी और पापा वैंस ने उसके आने का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने मेरे लिए पहले से ही कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे। वे पूरे 3 महीने तक मुझे ढूंढती रही लेकिन मेरी एक झलक भी नहीं देख पाई। जब क्लो पूरी तरह से निराश होने की कगार पर होती है तभी उसे एक अनाम ईमेल मिलता है। उसमें केवल एक फोटो होती है। मम्मी, पापा और मैं वैंस बायोटेक लैब में खड़े हैं और खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। फोटो के बैकग्राउंड में लैब का नेम प्लेट धुंधला सा दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है वैंस बायोटेक कोर लैब, ईथन की टीम। हाथ में फोन थामे क्लो का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगते हैं। उसे आखिरकार पता चल जाता है कि न केवल मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं बल्कि मेरी जिंदगी फॉस्टर परिवार के मुकाबले हजारों गुना बेहतर है और अपनी बेवकूफ़ी और जिद्दीपन के कारण उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इस बीच मिस्टर फॉस्टर को आखिरकार आईसीयू में होश आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वह सबसे पहला सवाल मेरे बारे में पूछते हैं जब उन्हें पता चलता है कि न केवल मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं बल्कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर साइंस जीनियस भी बन चुका हूं। तो उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वह फिर से बेहोश हो जाते हैं। इस बार वह फिर कभी नहीं उठते। मिस्टर फॉस्टर की मौत फॉस्टर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। मिसेज फॉस्टर दिन भर बदहवासी रहती हैं और लगातार बुदबुदाती रहती हैं। माफ कर दो ईथन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लियाम अपने धोखेबाजी के घोटाले फ्रॉड स्कैंडल के कारण हर किसी की नफरत का शिकार बन जाता है। वह जहां भी जाता है उसे सिर्फ ताने और लांछन सुनने को मिलते हैं। आखिरकार उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे दिमागी अस्पताल भेज दिया जाता है। मिया को जेल की सजा हो जाती है और उसकी जवानी सलाखों के पीछे बीतने लगती है। 1 साल बाद मुझे एक अंतरराष्ट्रीय बायोटेक फोरम के लिए वापस चीन आमंत्रित किया जाता है। शहर छोड़ने के बाद यह मेरा पहला मौका था जब मैं इस शहर में वापस आया था। मम्मी और पापा वैंस मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ कई बॉडीगार्ड्स भेज दिए। फोरम में हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। मुझे कोने में क्लो दिखाई देती है। उसका वजन काफी घट चुका है, चेहरा पीला पड़ गया है और उसका पुराना निखार पूरी तरह गायब हो चुका है। वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में पछतावा और भीख मांगने जैसी लाचारी साफ दिख रही है। मैं बस उसकी तरफ एक ठंडी नजर डालता हूँ और अपना चेहरा फेर लेता हूँ मानो किसी अजनबी को देख रहा हूँ। फोरम खत्म होने के बाद क्लो मुझे रोकती है। उसकी आवाज बैठी हुई है और वह रोने ही वाली है। ईथन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझे सच में एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं शांति से उसकी ओर देखता हूँ। मेरा लहजा पूरी तरह से बेरुखा होता है। क्लो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती और कभी कर भी नहीं पाओगी। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा तुमसे ही किया है। मैं बस अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार दुख पहुंचाया। ईथन, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं धीरे से उसका हाथ हटाता हूँ और एक कदम पीछे हट जाता हूँ। प्यार किसी को चोट पहुंचाना, छीनना या किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं होता। तुम्हारा प्यार बहुत सस्ता और स्वार्थी है। मुझे तुमसे कोई भरपाई नहीं चाहिए और न ही तुम्हारा प्यार। कृपया मेरे सामने फिर कभी मत आना। इतना कहकर मैं पीछे मुड़े बिना चला जाता हूँ। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़कर क्लो को मेरे पीछे आने से रोक देते हैं। मैं उसकी तड़प भरी नजरें महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह शांत है। अतीत का वह सारा दर्द और जुनून मेरे माता पिता के प्यार और मेरी रिसर्च की सफलता में कहीं गायब हो चुका है। वेन्यू से बाहर निकलते ही मुझे दरवाजे पर मिया दिखाई देती है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं, पीठ झुक गई है और उसका पुराना घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुझे देखकर उसके होंठ ऐसे हिलते हैं जैसे वह कुछ बोलना चाहती हो।
लेकिन वह बस अपना सिर झुका लेती है और चुपचाप एक तरफ हट जाती है। मुझे पता है कि फॉस्टर परिवार बर्बाद हो चुका है और वह बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन मुझे ना तो उस पर कोई दया आती है और ना ही कोई गुस्सा। मैं बस शांति से उसके पास से गुजर जाता हूँ। अमेरिका वापस लौटकर मैं अपनी रिसर्च पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ। वैंस बायोटेक के सहयोग से मैं अपनी खुद की लैब टीम बनाता हूँ और बायोटेक की एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करता हूँ। मम्मी और पापा मुझे आगे बढ़ते हुए देखते हैं और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। वे मुझ पर कंपनी संभालने का कोई दबाव नहीं डालते। वे बस इतना कहते हैं, बेटा जब तक तुम वो काम करके खुश हो जो तुम्हें पसंद है, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। कभी कभी मुझे देश से फॉस्टर परिवार के बारे में खबरें मिलती रहती हैं। मिसेज फॉस्टर आखिरकार एक ओल्ड एज होम में पहुंच गई, जहां वह गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। लियाम पागल खाने में है, पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुका है और लगातार चिल्लाता रहता है, मेरी रिसर्च, मैं जीनियस हूँ। क्लो को उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया गया। अर्श से फर्श पर गिरने के बाद अब वह छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मैं बस ना में सिर हिला देता हूँ। वे खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। उनका यह अंजाम उनके अपने कर्मों की वजह से हुआ है। जहां तक मेरी बात है, मैं उस काले साए से बाहर निकल चुका हूं और मैंने एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत की है। धूप से भरी एक और हसीन दोपहर में मैं लैब की खिड़की के पास खड़ा होकर नीले आसमान को देख रहा हूं। तभी मम्मी का फोन आता है और वह प्यार से कहती हैं, ईथन, क्या आज रात के खाने के लिए घर आ रहे हो? मैंने तुम्हारी पसंद का ब्राइस्ट पोर्क बनाया है। हाँ मम्मी, मैं जरूर आऊंगा, मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ। फोन रखते हुए मैं एक गहरी सांस लेता हूँ जो सुकून और खुशी से भरी होती है। मैं कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। पालक माता पिता द्वारा नजरअंदाज किया गया, अपनी महबूबा द्वारा ठगा गया और पूरी दुनिया द्वारा ठुकराया गया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जो मुसीबतें हमें तोड़ती नहीं, वे हमें और मजबूत बनाती हैं। मैंने सिर्फ वही खोया जो कभी मेरा था ही नहीं और मेरी असली खुशियां आखिरकार मुझे मिल ही गईं। अब सारा गुबार छंट चुका है और हर कोई अपनी अपनी राह पर है। फॉस्टर परिवार और क्लो ने अपने कर्मों की कीमत चुका दी है और इस तूफान के बाद मुझे अपनी धूप और अपनी गर्माहट मिल गई है। आगे का रास्ता अभी लंबा है। मैं इस प्यार और खुशी को साथ लेकर और भी ऊंचाइयों को छूने और एक बेहतर जिंदगी को अपनाने के लिए निडर होकर आगे बढ़ूंगा।